नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। इस कक्षा में हम पढ़ रहे हैं हमारी प्यारी बुक फिजिक्स और फिजिक्स का चैप्टर 9 जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं ये चैप्टर सबसे ज़्यादा नंबर का है, सबसे आसान है और हमें इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और पिछले वीडियो में हमने परावर्तन की सारी डिटेल्स, बेसिक डायग्राम, डेरिवेशन सब हमने इजी गोइंग सॉल्व कर लिए थे और उसी कड़ी में हम इस चैप्टर में अगला जो पार्ट पढ़ रहे हैं ये है अपवर्तन का पार्ट। अपवर्तन जैसा कि आप जानते हैं तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, जल में डुबोई हुई छड़ हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये सब घटनाएं अपवर्तन पर आधारित होती हैं। अपवर्तन के बारे में सामान्य जानकारी हमारे पास रहती भी है, उसे हम रिपीट भी करेंगे और साथ में अपने कोर्स के अकॉर्डिंग हम क्या क्या टॉपिक हैं उनकी जानकारी भी हासिल करेंगे। तो बच्चों कॉपी पेन के साथ आप तैयार हो जाइए, हम इसमें जानते हैं अपवर्तन के बारे में विस्तार से। ठीक है बच्चों, अपवर्तन जो होता है वो आप भली भांति समझ सकते हो कि अगर प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसा कि आप जानते हैं कि हम परावर्तन की बात करते हैं तो परावर्तन में प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी, उसी माध्यम में समान माध्यम में वापस चली जाती है। लेकिन अपवर्तन में ऐसा नहीं होता। अपवर्तन में माध्यम अलग अलग होते हैं, जैसे मान लीजिए हवा से कांच में। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि हवा का जो अपवर्तनांक है या हवा की जो सघनता है या विरलता है वो डिपेंड करती है किस पर, अपवर्तनांक पर। इसी प्रकार से जल है, उसमें भी अपवर्तनांक अलग स्थिति में है। ठीक है ना भाई, अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। तो माध्यम एक वायु हो गई, माध्यम दो जल हो गया, तो अब प्रकाश की किरण वायु से किस में जाएगी, जल में जाएगी। तो दोनों में क्या होता है, एक विचलन हो जाता है इसकी बीच वाली सतह पर, पृथककारी सतह पर। यानी आप ये कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को मिलाने वाली जो पृथककारी सतह है उस सतह पर यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी जिधर जानी चाहिए थी उधर नहीं गई। इसका मतलब इसको किसी न किसी एक ऐसे फैक्टर ने क्या कर दिया, विचलित कर दिया, इसको सीधा नहीं जाने दिया। जैसे हम देखते हैं ना कि हम जा रहे थे, हमें रोक दिया गया, भाई इधर से जाओ। ठीक उसी प्रकार अगर प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, ये लीजिए, और ये प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, अब जानी चाहिए थी इधर लेकिन आगे मान लो इधर, तो मूल रास्ता तो ये इधर जा रहा था इसका, लेकिन ये आ गई इधर। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सामान्य परिभाषा है, कोई दिक्कत नहीं है, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली, अलग अलग करने वाली जो पृथककारी, जो बीच की जो सतह है जहां से दोनों माध्यमों में क्या होता है, विभेद होता है, दोनों का डिवाइडेशन होता है, उस पृथककारी सतह पर यह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। ये देखिए, जानी चाहिए थी सीधी लेकिन आ गई इधर। समझ गए? तो इस घटना को, प्रकाश किरण के विचलन की ये जो घटना है, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, जैसे भाई अगर परावर्तन होता तो परावर्तन में तो ये देखिए यहाँ आई, टकराई, इधर चली गई, लेकिन अपवर्तन में ये आगे की ओर जाएगी। ये देखिए आप, ये आ गई आपकी किरण, ठीक है, और ये चलेगी अंदर की ओर। तो ये क्या है, ये अपवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि ये जो अपवर्तन है यह क्यों होता है। भाई जाहिर सी बात है, सीधी जा रही थी तो सीधी जाने देते ना उसको, ऐसा क्या फैक्टर था जिसने इसको चेंज कर दिया। चलो देखते हैं अपवर्तन का कारण। पहले तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ। कारण वेग में परिवर्तन। किसके? प्रकाश की किरण के वेग में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए ये क्या होती है, विचलित हो जाती है। चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लो हम बाइक से या बड़ी गाड़ी से गांव से किसी शहर में जा रहे हैं, तो जो खाली सड़क है गांव से, गांव में इतने साधन नहीं मिलते हमें, लेकिन जब सड़क पर हम चल रहे हैं, रनिंग में है, तो हम इजी गोइंग
गाड़ी की स्पीड को फास्ट रखते हैं, और जैसे हम शहर में जैसे जैसे एंटर करना शुरू करेंगे ट्रैफिक बढ़ता जाएगा और हमारी स्पीड कम होती जाएगी। समझ गए? तो ठीक उसी प्रकार क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो पहले माध्यम में मान लीजिए अणुओं की संख्या कम है, तो माध्यम कैसा है, विरल है। और अगले में भीड़ बहुत ज़्यादा है, अणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब माध्यम कैसा हो गया, सघन हो गया। अब आप ये समझिए कि अगर आप किसी खाली जगह से किसी भरी हुई जगह में, अर्थात खाली मैदान से किसी भीड़ वाले मैदान में जाते हो, तो बताओ क्या होगा। सोचिए, ये होगा कि हमारी स्पीड कम हो जाएगी। कब? जब खाली मैदान से हम किस में जा रहे हैं, भीड़ वाले मैदान में। और इसका अपोजिट आप करें कि भीड़ में से आप धीरे धीरे निकलते निकलते आ गए बाहर, और अब खाली मैदान मिला, तो अब आप स्पीड से चलेंगे। यानी जब आप खाली मैदान से भीड़ वाले मैदान में जा रहे हैं तो आपकी स्पीड कम हो रही है, ठीक है। और जब आप भीड़ से कहाँ आ रहे हैं, खाली मैदान में आ रहे हैं, तो आपकी स्पीड बढ़ रही है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलो, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर प्रकाश किरण क्या होती है, प्रकाश किरण के वेग में परिवर्तन हो जाता है। और वेग में परिवर्तन होने के कारण जो प्रकाश की किरण है वह अपने मूल मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। इन शॉर्ट याद कर लीजिए, चेंज इन वेलोसिटी अर्थात वेग में परिवर्तन के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। और अब हम जैसे हम बात कर रहे थे कि भीड़, खाली मैदान, तो वो क्या थे। तो जो भीड़ का मैदान था तो बच्चों वो होता है सघन। भीड़ वाले मैदान को हम कहते हैं सघन माध्यम। सघन माध्यम जिसके अंदर जब प्रकाश की किरण क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, अभिलंब के समीप आती है। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कि इधर से आए, ये खाली मैदान है, जो कलरफुल आपको दिख रहा है ये कलरफुल भीड़ है। ठीक है, यानी ये माध्यम कौन सा होगा, सघन माध्यम होगा। और जब प्रकाश की किरण खाली मैदान से सघन में आएगी तो ये इसका बीच में क्या है, लंबवत है। तो ये क्या होती है, लंबवत के पास आती है, मतलब खुलकर दौड़ नहीं सकती तो संकुचित हो जाती है। खुलकर नहीं दौड़ सकती तो संकुचित हो जाती है भीड़ के अंदर, अर्थात अणुओं की संख्या यहाँ पर क्या होती है, अधिक होती है। ये माध्यम कैसा होता है, सघन होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो आपका आई है, आई मतलब आपतित किरण का अभिलंब से बनाया गया कोण क्या होता है, आपतन कोण। ठीक है, आई हो गया। और परावर्तन कोण जो है वो अभिलंब से अपवर्तित किरण के द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है, ये अपवर्तन कोण होता है आर। इन दोनों पर इनकी वैल्यू में, इनके मान में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। और परिवर्तन ऐसा होता है कि अपवर्तन कोण के मान में क्या होती है बच्चों, कमी आ जाती है। आपतन कोण का मान, भाई विरल है, खाली मैदान है, तो खुलकर दौड़ रहे हो ना, तो खुलकर दौड़ रहे हो तो आपतन कोण का मान भी क्या होगा, भीड़ वाले से ज़्यादा होगा। लेकिन जब भीड़ में चले जाओगे तो आप अभिलंब के पास आओगे तो अपवर्तन कोण के मान में कमी हो जाती है। तो ये होता है हमारा सघन माध्यम। दोबारा समझिए कि हम खाली मैदान से भीड़ में आ रहे हैं, भीड़ में आएंगे तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए खाली मैदान में आप खुलकर दौड़ रहे थे, भीड़ में आ गए तो संकुचित हो गए, रास्ता ढूंढ रहे हो, कभी इधर कभी इधर। ठीक है, तो अभिलंब के आप क्या आ रहे हो, बिल्कुल पास आ रहे हो। ठीक है, तो बीच का एंगल क्या होता जा रहा है, कम। भाई अपवर्तन होने के बाद की बात है, अपवर्तन कोण की बात कर रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, और पहला वाला कोण कौन सा है, वो आपतन है, वो तो खाली मैदान में है तो ज़्यादा ही होगा। आप दिमाग में फिट कर लीजिए, खाली मैदान वाला जो भाग है उसका कोण ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो इसका दूसरा भाई है विरल माध्यम। हल्का माध्यम मतलब अणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है, खाली मैदान होता है। तो अब आप ये देखिए, अगर खाली मैदान में, जैसे अब ये मैंने कलरफुल किया, ये तो भीड़ वाला मैदान हो गया। कलरफुल का मतलब भीड़ है, सघन है, अणुओं की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, अब आप खुले मैदान में आ रहे हैं तो देखिए, जो पहले यहाँ बिल्कुल संकुचित होता हुआ आ रहा था, यानी ये जो कोण आई यहाँ पर आ रहा था, ये कोण आई अब देखो बड़ा हो गया यहाँ पर, और किस में बदल गया, कोण आर में बदल गया। लेकिन किस वैल्यू के साथ, वैल्यू
आर की बढ़ जाती है। आई किस में आ गया भाई, बदलने का मतलब ये नहीं है कि दोनों के मान बराबर हो गए, ऐसे नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं कि आपतन कोण तो है आई और परावर्तन कोण तो इसमें आएगा नहीं। कौन सा आएगा, अपवर्तन कोण आएगा। अपवर्तन कोण क्या है, इसमें आर है। तो भीड़ से जब ये खुले मैदान में दौड़ेगा तो ये खुल कर दौड़ेगा और वैल्यू बढ़ जाएगी। मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप तो ये याद रखो कि जो भाग खुले मैदान में होगा उसकी वैल्यू, उस कोण की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जब हम पहले हमने पढ़ा विरल से सघन में आ रहे थे तो सघन में जैसे घुसे हमारा कोण क्या हो गया, अभिलंब के समीप आने से कम हो गया। लेकिन जब सघन से हम वेल में आएंगे तो हमारे कोण की वैल्यू में वृद्धि हो जाएगी क्योंकि यह अभिलंब से दूर हटती है। परिभाषा देखते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से दूर हटती है, इसका मतलब अपवर्तन कोण यानी बाद वाले कोण में, अपवर्तन होने के बाद वाले कोण में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। यानी कोण आई आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से कम हो जाता है, अपवर्तन कोण आर के मान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है बच्चों, सघन माध्यम, विरल माध्यम। अब इसके अंदर एक भौतिक राशि होती है जो एग्जाम में भी आई हुई है, 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। ठीक है, पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अपवर्तनांक का जो निशान होता है वो म्यू का निशान होता है, आपको पता है। ठीक है, लेकिन हमारी जो बुक फिलहाल कोर्स में है उसके अकॉर्डिंग ये निशान किस में है, एन में है। तो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ हम एन यूज में ले रहे हैं साइन में। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई नहीं सर हम तो म्यू लेंगे और नोट्स में आपने म्यू करना चाहते हो तो म्यू कर सकते हो, कोई इसमें इश्यू नहीं है। बस एन की जगह म्यू या म्यू की जगह एन। ठीक है, हम यहाँ इसको एन की फॉर्मेट में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक बच्चों एक भौतिक राशि होती है जो क्या करती है, वो किसी भी माध्यम की स्थिति की बात करती है। कैसे, जैसे आपने कहा कि सघन माध्यम, आपने कहा विरल माध्यम, सघन माध्यम सघन है क्यों, विरल माध्यम विरल है क्यों, आपने इसको सघन ही क्यों कहा, आपने उसको विरल ही क्यों कहा। सघन हमने इसलिए कहा क्योंकि उसका अपवर्तनांक ज़्यादा है। आप कहेंगे अपवर्तनांक दैट मीन्स उसमें जो अणुओं की जो पोजीशन है वो क्या है, ज़्यादा है, अणुओं की संख्या वहाँ क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब अपवर्तनांक भी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अणुओं की संख्या ज़्यादा होने से वो माध्यम क्या हो गया, सघन हो गया। अणुओं की संख्या कम होने से दूसरा माध्यम क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। तो ये जो फैक्टर, जो पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, अणुओं की जो स्थिति है वो जो बताती है वो भौतिक राशि कौन होती है, वो अपवर्तनांक होती है। ठीक है बच्चों, अपवर्तनांक होती है। तो वह भौतिक राशि जो माध्यम की स्थिति का निर्धारण करती है उसे हम कहते हैं अपवर्तनांक। कि आप पहले कहाँ थे अब किस में चले गए, दोनों की पोजीशन की ये बात करती है। जैसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या, अपवर्तनांक, मतलब n2 1। ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक ये हो जाएगा n12। अगर आप म्यू का निशान कहाँ में ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, म्यू 21 और ये हो जाएगा म्यू 12। ये इस प्रकार से आप इसके साइन ले सकते हैं। हमने यहाँ पर n21 लिखा है। तो देखो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, तो पहले आपको किसकी वैल्यू आई, पहले माध्यम की। सामने कौन सा माध्यम है, दूसरा, दूसरा माध्यम। तो दूसरा माध्यम बट्टा पहला माध्यम, दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा आपका n2 1। और ये इस चैप्टर में ये फॉर्मूला बार बार आपके काम आने वाला है। यानी एक माध्यम के सापेक्ष हम दूसरे माध्यम की सघनता या विरलता का क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं। और इसका उल्टा ये लीजिए भाई n12 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम था, अब दूसरे माध्यम के सापेक्ष क्या है बच्चों, पहला माध्यम है। ठीक है, तो अब ये चेंज हो जाएगा, जैसे पहला यहाँ दूसरा सामने तो दूसरा बटा पहला, अब दूसरा यहाँ पहला वहाँ है, पहला सामने तो पहला बटा दूसरा, ये लीजिए। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू और इस वैल्यू को क्या कर दीजिए आप, गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो ये भी गुणा हो जाएंगे आपस में। तो n2 से n2 की नमस्ते, n1 से n1 की नमस्ते। तो देखो क्या बचेगा, एक बचेगा। ठीक है, यानी पथ क्या होते हैं, उत्क्रमित हो सकते हैं, पथ को आपस में बदला जा सकता है, इसलिए इसे उत्क्रमणिता का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, ये वायु, कांच,
कांच, वायु से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मैं आपको अभी समझा रहा था, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा मतलब माध्यम कैसा है, सघन। सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। और जिसका माध्यम जिस माध्यम में अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, वो माध्यम कौन सा होता है, वो विरल माध्यम होता है। ये लीजिए, ठीक है। तो सघन माध्यम, विरल माध्यम, अपवर्तनांक किसका ज़्यादा किसका कम, सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है, और विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। ये अपने को दिमाग में फिट कर लेना है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अपवर्तनांक की निर्भरता, हालांकि पूछा नहीं गया लेकिन समझने की बात है कि कैसे ये किस फैक्टर पर अपवर्तनांक निर्भर करता है। किसी माध्यम की जो स्थिति का निर्धारण है वो किस प्रकार फैक्टर पर डिपेंड करता है। वर्ण और तरंग दैर्घ्य दो फैक्टर हैं, आप इनको एक पॉइंट में भी डाल सकते हैं। कैसे, देखिए वर्ण और तरंग दैर्घ्य में दोनों के साथ में बात करूंगा। किसी भी प्रकाश किरण में, जैसे सूर्य से जो प्रकाश किरण आती है, श्वेत प्रकाश होता है, उसमें 7 रंग होते हैं। हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे भी, प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण। तो 7 जो कलर होते हैं और हर कलर की एक वेवलेंथ होती है, अर्थात तरंग दैर्घ्य होती है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं लाल रंग होता है वो दूर तक दिखाई देता है, लाल रंग दूर तक दिखाई देता है। इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि उसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो क्या होती है, वो अधिक होती है। बैंगनी रंग है वो बिल्कुल ही बहुत ही कम दिखाई देता है, इसका मतलब है उसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होती है। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं यहाँ पर। तो देखो कलर पर डिपेंड करता है, कलर पर डिपेंड मतलब जैसे लाल रंग है तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, ज़्यादा होती है। बैंगनी कलर है उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, कम होती है। तरंग दैर्घ्य का मतलब है दूरी, लाल रंग की दूरी ज़्यादा मतलब तरंग दैर्घ्य ज़्यादा। ठीक है, लाल रंग दिखता है दूर तक, भाई नाइट में आप देखते हैं जो गाड़ियों के जो डिपर होते हैं ना, वो लाल रंग के ही क्यों होते हैं, क्योंकि वो दूर तक दिखाई देता है। ठीक है, तो दोनों मिक्स पॉइंट हो गए। ठीक है, तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक है तो ये भी इस पर डिपेंड करता है। पदार्थ की प्रकृति कि पदार्थ कौन सा है, ठीक है, ताप पर भी डिपेंड करता है। भाई अणुओं की संख्या है, अब अणु मतलब भीड़, एक तो भीड़ का मैदान, एक खाली मैदान। भीड़ के मैदान में आग, मान लो आग लग जाए, कैसे भी किसी भाई बाहर आग लग गई या कहीं फायरिंग हो गई, तो आग लगने का मतलब है तापमान से तापमान बदल जाएगा, तापमान बदलेगा तो वहाँ से भीड़ 9-2-11 हो जाएगी, तो माध्यम की स्थिति भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इसलिए हम कहते हैं ताप पर भी निर्भर करता है। ठीक है, अपवर्तनांक के लिए सबसे मोस्ट पार्ट है मैथमेटिक में ये वाला। अपवर्तनांक होता है, जैसे मैंने कहा था कि दो माध्यम में कंपेरिजन, तो इसमें जो कंपेरिजन होता है वो वेग के अकॉर्डिंग भी होता है। ठीक है ना, अपवर्तनांक में जो कंपेरिजन है वो वेग के अकॉर्डिंग होता है कि सामने वाले माध्यम जिसकी आप बात करें उसमें वेग कितना है और दूसरे वाले माध्यम में वेग कितना है, दोनों में वेग कितना है, दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा, अपवर्तनांक आ जाएगा। किस तरीके से, देखिए कुछ सूत्र है इनके, जैसे n तो क्या हो गया, अपवर्तनांक। ओके, v1 क्या है, पहले माध्यम का वेग, दूसरे माध्यम का वेग। यहाँ आपको बता देंगे भाई 3 है, तीनों में से कोई 2 वैल्यू आपको दी जाएंगी, एक वैल्यू नहीं दी जाएगी, आप इसको सोल्व करेंगे। हो सकता है आपको C1 C2 से आपने अपने नोट्स में इसको कवर कर रखा हो, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। V1 भी वेलोसिटी है और C1 भी क्या है, वेलोसिटी है। ओके, और एक मेन पार्ट है, मान लो पहला माध्यम है वो हवा या निर्वात में है, तो उस केस में C जो है वो प्रकाश का वेग है, क्योंकि निर्वात में प्रकाश का वेग आपको पता ही है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े। ठीक है ना, तो वो वैल्यू होगी। जैसे अब मैं आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछूं, चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि निर्वात से प्रकाश की किरण, ये मान लो हवा से मान लीजिए कांच में जा रही है। ठीक है, तो अब बताओ वेग कितना होगा, तो आप कहेंगे सर कांच में जा रही है, तो हमें पता है कांच का अपवर्तनांक, आगे मैं आपको लिखवा भी दूंगा इसमें कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 होता है, बराबर C की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸। ओके, V हमें निकालना है, सोल्व कर देंगे, 1.5 नीचे आ जाएगा, V ऊपर जाएगा और ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। 1.5 कर लो या 3/2 भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, पानी के लिए 4/3, कांच के लिए 3/2 या 1.5।
ओके, तो अब देखो ऊपर भी वेग नीचे भी वेग, तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड अपॉन मीटर प्रति सेकंड कैंसिल, मात्रकहीन, ठीक है, जीरो नहीं होगा एक, और मात्रकहीन है तो विमाहीन, क्योंकि m जीरो, l जीरो और t जीरो, मात्रक ही नहीं है तो विमा कहाँ से आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं अपवर्तन के नियम, ठीक है। अपवर्तन के नियमों की अगर बात की जाए, सिंपल सा नियम है कि आपतित किरण, ये लीजिए आपतित किरण, ये हो गई हमारी अपवर्तित किरण, और ये हमारा हो गया अभिलंब, ठीक है। क्या हो गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। ध्यान ये देना है तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। याद करो परावर्तन, उसमें मैंने कहा था कि ध्यान देना, अपवर्तन में एक ही बिंदु पर आएगा, परावर्तन में एक ही तल पर आएगा, क्योंकि वो प्रकाश पुंज है, ठीक है। और यहाँ क्या आता है, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ये आपतित किरण आई यहाँ से और अपवर्तित होकर दूसरे माध्यम में चली गई, ये पहला, और साथ में अभिलंब है, तीनों एक ही पॉइंट पर हैं, एक ही बिंदु से गुजर रहे हैं। तो ये हमारा पहला नियम हो गया, ठीक है। दूसरे नियम की बात करते हैं जो मोस्ट भी है और आपने सुना है, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम लिखिए, 1 नंबर का प्रश्न आया हुआ है, स्नेल का नियम लिखिए। बात करते हैं, देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें ये पहले लाइन के अंदर जो आपका वर्ड है एक वर्णीय प्रकाश, ये हम काम में ज़रूर लेंगे। आप कहेंगे सर क्यों लेंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी एक बात आपको बताई थी कि श्वेत प्रकाश के अंदर 7 कलर होते हैं, हर कलर की एक वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्घ्य होती है, इसलिए उसका फ़र्क पड़ता है, कौन सा कलर ज़्यादा दूरी तक जाएगा, कौन सा कलर बहुत ही कम दूरी तक रहेगा यानी गायब हो जाएगा, और कौन सा मीडियम जाएगा। इसलिए हमने केवल एक कलर की बात की है, क्योंकि हर कलर के लिए, क्योंकि कलर अगर दूर जाएगा तो एंगल भी तो बढ़ रहा है ना साथ में, इस बात का आप ध्यान रखें। तो एक वर्णीय प्रकाश के लिए क्या होता है, आपतन कोण की ज्या। देखिए ज्या का मतलब क्या होता है, ज्या का मतलब होता है SINE। अब कहीं से ई कहाँ से आ गया, ये ज्या का इंग्लिश नाम है SINE, COSINE, कोसाइन, ये है कोज्या, साइन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार टेन का होता है टेंजेंट। तो लेकिन जब भी हम इनको देखते हैं तो हम इनको देखते हैं साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा, ठीक है। तो ई कभी नहीं देखते, तो क्या होता है, जब भी हम थीटा की वैल्यू इसमें डालते हैं तो ये ई हट जाता है और फिर हम इसको कहते हैं साइन थीटा। थीटा की ज्या, SINE का हिंदी अर्थ है ज्या, इसका कोज्या, इसका स्पर्श ज्या, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण मतलब आई, और आई की क्या होगी, ज्या, तो आई की ज्या का मतलब हो जाएगा साइन आई, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, अपवर्तन कोण आर, तो आर की ज्या, तो साइन, एक तो हो गई आपतन कोण की ज्या साइन आई, और एक हो जाएगी अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। इन दोनों का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, और उस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, जो हम जस्ट पहले पढ़ चुके हैं, और उसमें था n/1, ठीक है। तो n/1 बराबर साइन आई बट्टा साइन आर। दोबारा देखिए, एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, और उस नियतांक को हम कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n/1, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं आप n2/n1 बराबर साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, और ये स्नेल का नियम कहलाता है। परीक्षा में जब भी आया था तो आया था स्नेल का नियम लिखिए, 1 नंबर का प्रश्न और शानदार है,
मुझे उम्मीद है कि आप ये गलत नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो है ये आगे आने वाले वीडियो में अपने बार बार काम में आएगा। हम सीधा एक लाइन में लिखेंगे स्नेल के नियम से, और फिर ये सीधा फॉर्मूला वहाँ रख देंगे, ठीक है। तो फिर आप सोचोगे सर फॉर्मूला कहाँ से आ गया, तो ये क्या है, अपवर्तन का द्वितीय नियम है, ठीक है बच्चों। स्नेल का नियम याद कर लेना, मोस्ट है एग्जाम में पूरा चांस आने का। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n/1। ओके चलो, अब देखो अपवर्तन पर आधारित घटनाएं हैं जो हमारे मन में एक पर्सन कर जाती हैं जब भी हम उनको देखते हैं। हमें पता है आसमान में रात्रि के अंदर हम देखते हैं, और जाहिर सी बात है सपनों की दुनिया में रहते हैं तो देखते रहते हैं, तो यहाँ तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है, हम इनकी बात करते हैं। देखिए तारों के जो टिमटिमाने का कारण है, अगर छोटा प्रश्न पूछा जाए तो आपको एक लाइन में जवाब देना है, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। देखिए सीधी सी बात करें अपन, वायुमंडल है, आपको पता है बहुत लंबा ये वायुमंडल है। वायुमंडल में क्या है, वायु की परतें होती हैं। वायु की परतें होती हैं तो कहाँ हवा ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ वायु कम, कहाँ ज़्यादा, इस हिसाब से क्या होती हैं, इनका घनत्व बन जाता है। घनत्व मतलब वायु की अधिकता या कमी, उसकी डेंसिटी वो बन जाता है। अब कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, तो इससे क्या होता है, जो तारों से जो प्रकाश किरण आ रही है वो जब भाई कोई माध्यम भाई अधिकता है मतलब माध्यम सघन हो जाएगा, कम है घनत्व कम है तो माध्यम वियल हो जाएगा। तो अधिक सघन से वियल में इस प्रकार से जब ये संचरण करती है या वियल से सघन में, तो जब ये संचित होती हुई हमारी आंखों तक पहुंचती है तब तक उसे वायुमंडल की विभिन्न परतों में से होकर गुजरना पड़ता है। तो हमारे पास जब वो आंखों में पहुंचती है तो हमें लगता है कि ये घूमते हुए आ रही है, तो घूमते आने के कारण ही हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। सिंपल सी बात है, चलो पढ़ लेते हैं इसको भी। इनसे आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो वायुमंडल की विभिन्न परतों में से क्या होती है, गुजरती है। मैंने आपको बताया ये चीज़, ठीक है। और वायुमंडल की प्रत्येक परत का एक अपना एक घनत्व होता है, और उस घनत्व में क्या होता है, परिवर्तन होता है, क्योंकि किसी का घनत्व कम किसी का ज़्यादा। और फिर वो हमारे नेत्र की ओर आती हुई जो प्रकाश की जो किरण है उसकी दिशा लगातार क्या होगी, बदलती रहेगी, तो हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है बच्चों। आसान सी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। सूर्य का सूर्योदय होने से पूर्व है और सूर्यास्त के पश्चात हमें दिखाई देना, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। पहली बात वही है कि छोटा क्वेश्चन आ रहा है तो आप कहेंगे अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। रीज़न क्या है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिए रीज़न ये है कि प्रेक्षक, जैसे दर्शक यहाँ पर है, ठीक है। अब दर्शक को जो सूर्य की जैसे ये वास्तविक स्थिति यहाँ पर है, ठीक है। अब ये जो प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है, जाहिर सी बात है ये वापस फिर से वही अलग अलग परतों में से होकर गुजर रही है, अलग अलग परतों में से गुजर रही है। तो ये क्या होती है भाई, क्या होता है इसकी दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और जब ये हमारी आंखों में पहुंचती है तो हमें तो लग रहा है भाई ये सामने से आ रही है, तो हमें क्या होता है, आभासी पोजीशन, आभासी स्थिति उसकी दिखाई देती है। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही, जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक नंबर का आता है तो आपको लिखना है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, आभासी सूर्योदय और सूर्यास्त दिखाई देता है, ठीक है। और इसका कारण ये है कि पृथ्वी की सतह के समीप हवा का घनत्व अधिक होता है। जाहिर सी बात है यहाँ हवा ज़्यादा है, और जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं ना, तो हवा कम होती जाती है। तो जब हवा कम होती जाएगी तो प्रकाश किरण ऊपर से नीचे आ रही है, तो मतलब वेल से कहाँ आ रही है, सघन में आ रही है। वेल से सघन में आ रही है तो मतलब वो अविलंब से समीप आती जाएगी, और जैसे समीप आएगी और दर्शक या जो प्रेक्षक है उसकी आंख तक ये पहुंचती है तो उसको उसका आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो सूर्य की वास्तविक स्थिति से आने वाली प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में, क्योंकि यहाँ तो हवा है और ऊपर जाएंगे हवा कम होती जा रही है, मतलब ऊपर का माध्यम विरल और यहाँ का सघन, ठीक है। तो किरणें अपने मार्ग से क्या होती हैं, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं तथा सूर्य आभासी स्थिति में दिखाई देता है, ठीक है। और एक और ख़ास बात है, ये जो विस्थापन आपको दिख रहा है, ये जो कोणीय विस्थापन है, ये बच्चों होता है आधे डिग्री का, ठीक है। और इसका समय होता है 2 मिनट का,
ये ज़्यादा ये नहीं कि पूरे दिन आपको दिखता रहेगा भी आभासी सूर्योदय हो रहा है या आभासी सूर्यास्त हो रहा है। शाम के समय ऐसा हो जाता है कि सूर्यास्त के समय भी बाद भी हमें क्या होता है या सुबह सूर्य थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, आसान सी बात है। चलो आगे, चलो अब हम बात करते हैं पार्श्विक विस्थापन की। पार्श्विक विस्थापन सोचिए आप, एक कांच है, ठीक है, प्रकाश किरण आएगी, आपको पता है हवा से जब कांच में वो प्रवेश करती है ना तो अभिलंब के पास आएगी, क्योंकि माध्यम विरल से सघन हो गया है, पास आएगी। ठीक है, अब कांच से वापस बाहर जा रही है, मतलब किस में, हवा में। तो अब क्या होगा, तो अब आप कहोगे सर जब हवा से कांच में आई थी तो अभिलंब के पास आ रही थी, और अब ये अभिलंब से जब बाहर जाएगी तो ये दूर हटेगी, दूर हटेगी। ठीक है, यही बात आपको बता रहे हैं। तो दूर हटते समय जो किरण आएगी और जो सबसे पहले जो किरण आई थी वो दोनों किरण क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ, और उसे ही कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, देखो डायग्राम देखिए आप, हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ इधर से यहाँ से। ठीक है, अब पहला ये जो पृष्ठ है ये आपतित किरण आ रही है। ओके, आपतित किरण आ रही है, ये हो गया अभिलंब, बीच का कोण हो गया I1। ठीक है, अब ये किरण चली गई, भाई किरण सीधी तो जाएगी नहीं, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा मतलब पहले जानी चाहिए थी इधर, नहीं गई, क्यों नहीं गई, क्योंकि अपवर्तन हो गया और इधर आ गई, इधर आ गई। पहला काम हो गया, कहाँ से, हवा से कांच। अब ये जाएगी यहाँ, अब कांच से वापस क्या आ गई, वायु, फिर अपवर्तन होगा, अब इधर आ गई। ठीक है, अब हम ये जो लास्ट में जो निर्गत किरण ना, अगर इसको पीछे खींचते हैं तो यह जो इसका मूल जो पथ था स्टार्टिंग वाला, उसकी क्या होती है, समांतर होती है। और ये हमारे प्रायोगिक एग्जाम में एक छोटा सा प्रयोग भी है, क्रियाकलाप भी है, जिसमें हम पार्श्विक विस्थापन निकालते हैं। और ये जो पार्श्विक विस्थापन ना वैसे 1 सेंटीमीटर होता है, लेकिन ये जो स्लेब होती है ना कांच की, इसकी मोटाई के भी क्या होता है, ये समानुपाती होता है। ठीक है ना, तो ये होता है पार्श्विक विस्थापन कि कितना इनका बीच का गैप है, मतलब दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितनी होती है। ठीक है, देखो जो मैंने बताया वो इसके अंदर वापस है कि फर्स्ट कंडीशन वायु से कांच, सेकंड कांच से वायु। ठीक है, और पॉइंट क्या है, पॉइंट ये कि निर्गत जो किरण होगी ना, निर्गत किरण जो होगी वो आपतित किरण के क्या होगी बच्चों, वो समांतर होगी। ओके, अर्थात आपतित किरण के सापेक्ष निर्गत किरण में कोई विचलन नहीं होता। भाई जिस पथ से आई थी उसी पथ से वापस जा रही है, बस थोड़ा सा वो समांतर वाला गैप आ गया, पार्श्विक विस्थापन आ गया। ठीक है, और दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो क्या होती है, पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, दिशा वो की वो मिल गई, लेकिन बीच में एक गैप आ गया विस्थापन, उसे हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन, क्योंकि दोनों समांतर है और बीच का गैप है, इसलिए इसका नाम पार्श्व के ऊपर इसका पार्श्विक विस्थापन इसका नाम है। दूसरा देखिए, वास्तविक व आभासी गहराई। हमें पता है कि जब हम जल से भरे हुए पात्र में कोई लकड़ी या छड़ डालते हैं तो हम देखते हैं नीचे वो पेंदे के अंदर या तो मान लो पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या वो छड़ होती है ना वो हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है कि मुड़ गई है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स पात्र की गहराई क्या कम हो गई है, नहीं, वो अपवर्तन के कारण ऐसा हो रहा है कि हमें वो ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है। वास्तविक गहराई जो भी उसकी थी वो रहेगी, लेकिन आभासी गहराई ऊपर नीचे जो भी उसमें होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं वास्तविक गहराई और आभासी गहराई की। तो वास्तविक गहराई और आभासी जो गहराई है ना, उसके अनुपात को बच्चों क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग ये टॉपिक मोस्ट है। देखिए आप भाई, आप यहाँ से देख रहे हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, ये तो लंबवत देख रहे हैं, लंबवत देख रहे हैं, वास्तविक गहराई, और ये तिरछा देख रहे हैं, तो हमें मिलेगी आभासी गहराई। ठीक है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मूले हैं ये हम दिमाग में फिट करेंगे, बुक में न्यूमेरिकल भी है इसके ऊपर, उसको हम सोल्व भी करेंगे। ठीक है, तो n बराबर H2/H1। H2 को यहाँ हमने क्या लिया है, वास्तविक गहराई H2, और H1 को हमने लिया है आभासी गहराई। जो भी आप मानना है वो मान लीजिए कि भाई इसकी हाइट ये, इसकी हाइट ये है। ठीक है, डिस्टेंस होते हैं इनकी। और अब एक चीज़ आपको ये तो पता ही है कि आभासी गहराई है वो वास्तविक गहराई से क्या होती है, कम होती है। भाई हमें पात्र का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स वास्तविक गहराई तो जो थी वो तो वही रहेगी ना, तो आभासी गहराई ऊपर आ गई, इसका मतलब विस्थापन हो गया। तो आभासी गहराई का मान हमेशा वास्तविक गहराई से क्या होता है,
कम होता है। इसमें दो फॉर्मूले और देख लेते हैं साथ में, ताकि आपका भी एक अच्छा काम बन जाए। अभिलंब विस्थापन, तो अभिलंब विस्थापन कैसे निकालेंगे, चलो दोनों का अनुपात वास्तविक गहराई माइनस आभासी गहराई। अब H2 कॉमन ले लिया अपन ने, तो क्या आ गया 1 माइनस H1 अपॉन H2। ओके, चलो अगर मोटाई T है, पात्र की जो मोटाई है वो T है, तो यहाँ T रख देना, या फिर अपना सूत्र सेम का सेम है। और एक ये देखिए आप, इसमें मैं आपको बताता हूँ H1, जैसे मैंने आपको बताया N बराबर H2 अपॉन H1, उल्टा कर दो, H1 अपॉन H2 बराबर 1/N। तो यहाँ हम 1/N लिख सकते हैं। तो मोटाई और अपवर्तनांक में ये एक संबंध बन गया, यहाँ से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपके इसमें नहीं आने वाली है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हमने अपवर्तन के बारे में जो जानकारी थी वो हमने हासिल कर ली और पूरा हमने समझ लिया। रट्टा मारने वाली अभी तक ऐसी कोई बात आई नहीं है कि आप रट्टा मारो, बिल्कुल समझने वाली बात थी। और आप आंख बंद करके एक बार सोचोगे ना कि हाँ अपवर्तन क्या होता है, बिल्कुल दिमाग में एक तस्वीर बनेगी और हम उसको आसानी से समझ सकते हैं और कॉपी में लिख सकते हैं। अब बच्चों आगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स से मैं आपको बता दूं, हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स टॉपिक पर डिपेंड करते हैं वो उस टॉपिक के साथ में ही हम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम हमारा टॉपिक का फॉर्मूला, उसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं तो थ्योरी हमें गर्मा गर्म याद होती है, और उसी टाइम अगर हमें गर्मा गर्म न्यूमेरिकल मिल जाए तो हम क्या करते हैं, उनको फटाफट सॉल्व कर देते हैं। दूसरी बात, न्यूमेरिकल से डरने का कारण भी ये होता है कि हमें फॉर्मूला याद नहीं होता है, और फॉर्मूला जब याद नहीं होता है तो न्यूमेरिकल से आप डरोगे। ठीक है, अभी हमने अपवर्तन पढ़ा है, दैट मीन्स आपके फॉर्मूले याद हो चुके हैं और अब आप इस न्यूमेरिकल को फटाफट सॉल्व कर सकते हो। चलो देखते हैं। कोई टैंक है पानी का टैंक है, 12.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। मतलब आप कह सकते हो कि सर ये वास्तविक गहराई है जिसको हमने अभी H2 से नोट किया था, ओके, तक जल से भरा हुआ है। किसी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बीकर की तली यानी उसका पेंदे में एक सुई पड़ी हुई है, उस सुई की जो आभासी गहराई, जाहिर सी बात है ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, तो आभासी गहराई कितनी है, 9.4 सेंटीमीटर है, जो कि वास्तविक कितनी है, 12.5 है। इसको मान लेंगे H1, अभी नोट किया था हमने। तो H1 मान लिया, आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर। तो जल का अपवर्तनांक क्या है? ठीक है, तो पहले हमें ये सवाल यहाँ तक सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सोल्व क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला सीधा सा है, याद करो मैंने क्या क्या कहा था, अपवर्तनांक बराबर पहले क्या, वास्तविक गहराई H2 बट्टा आभासी गहराई H1। तो H2 कितनी होगी, 12.5 बट्टा 9.4। ठीक है, मैं तो गुणा भाग भी नहीं करूँगा, सीधा आपको बता दूं जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 4/3, 4/3 यानी 1.33। तो मेरा तो आंसर आ गया 12.5 अपॉन ये आपका कितना है 9.4 इक्वल कितना आ जाएगा 1.33 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर सेकंड जो पार्ट है, बीकर में उसी ऊंचाई तक, यानी पात्र वही है, सेम है, कोई इसमें चेंज नहीं है, उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर हमने एक दूसरा लिक्विड डाल दिया और उसका अपवर्तनांक है 1.63 अपवर्तनांक है। और अन्य द्रव्य से उसको, तो ये जो दूसरा द्रव्य है ना, उसको प्रतिस्थापित करने में जो सुई है उसको पुनः फोकसित किया गया, उसमें देखा गया सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो अब बताओ उसको कितना ऊपर नीचे, सूक्ष्मदर्शी को हमें ऊपर नीचे करना पड़ेगा उस सुई को देखने के लिए। ठीक है, सेम है, कैसे, वास्तविक गहराई, आप कहेंगे सर वास्तविक गहराई तो वही रहेगी क्योंकि पात्र तो सेम ही है, बिल्कुल सही बात है, 12.5। आभासी गहराई हमें निकालनी है, कितना ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो पहले आभासी गहराई निकालो। ठीक है, अपवर्तनांक दे रखा है, तो अपवर्तनांक बराबर H2 अपॉन H1, अपवर्तनांक का मान है अपने पास बराबर H2 का मान है, H1 का निकालना है, तो पहले आप H1 का मान वहाँ से सोल्व कर लीजिए, और सोल्व करके जो पहले वाली आभासी गहराई थी उसमें से निकाल कर देख लो कि कितना ऊपर उसको लेना पड़ेगा। चलो अब इसको सोल्व करते हैं, मुझे लगता है आपके समझ में आ चुका है, फिर भी चलो आपके उत्तर चेक कर लेते हैं क्या उत्तर आ रहे हैं। देखिए, वास्तविक ऊंचाई H2 12.5 सेंटीमीटर, आभासी गहराई H1 9.4 सेंटीमीटर। और मैंने कहा था बहुत आसान है, कैसे, अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, वास्तविक गहराई कितनी है 12.5 है, आभासी गहराई कितनी है 9.4 है, भाग दिया कितना आ गया 8.33, मात्रक हीन है। ठीक है,
गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। जल का अपवर्तनांक वैसे 4/3 है, 1.33 हो गया। ओके, ये हर जगह तो कुछ पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है, बट यहाँ से ये 1.33। अब अन्य प्रतिस्थापित द्रव्य का अपवर्तनांक हमें दिया हुआ है n डैश 1.66। अब देखो H1 डैश H2 डैश, H2 डैश तो H2 के बराबर ही होगा, क्योंकि वास्तविक गहराई तो वही रहेगी जो थी। H1 डैश हमें बताना है कि अब कितना आपको दिखेगा, वो जो सुई है वो कहाँ दिखेगी। तो H2 सेम है, चलो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो n डैश अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। हमें निकालनी है आभासी गहराई, तो इसको हम यहाँ ले आए और इसको नीचे ले गए, ये लीजिए, ठीक है। अब H2 वास्तविक गहराई कितनी है, 12.5 है। n डैश कितना है, ये जो लिक्विड उसके अंदर डाला गया है, प्रतिस्थापित किया गया है, उसका अपवर्तनांक 1.63 है। तो 1.63 है तो अपना ये आंसर आ गया 7.7 सेंटीमीटर। ओके, तो पहले वाली आभासी गहराई कहाँ थी, जो हमें किस्म में दी हुई थी 9.4 सेंटीमीटर, और अब कितनी है 7.7 सेंटीमीटर। तो सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर नीचे करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। कितना, पहले 9.4 था, अब कितना है 7.7 है, तो अब उसको घटा दो भाई, 1.7 सेंटीमीटर ऊपर थोड़ा सा लाना होगा, फोकसित करना होगा, तब वो सुई आसानी से दिखाई देगी। और ये न्यूमेरिकल भी आपका आसानी से सोल्व हो चुका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इसको सोल्व करते हैं चित्रानुसार ए और बी। ठीक है, ए और बी। आगे चित्र क्वेश्चन के आंसर के साथ हम आपको बताएंगे चित्र कौन कौन से हैं। ए भी है, बी भी है और एक सी भी है, मतलब 3 सवाल हैं। ठीक है, में किसी आपतित किरण का अपवर्तन दर्शाया गया है चित्र में। तो अपवर्तन का टॉपिक चल रहा है, अपवर्तन दर्शाएंगे। ठीक है, उसमें क्या है देखो बच्चों, एक में कांच से वायु है और जल से वायु है। ए में कांच से वायु, बी में जल से वायु। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अंतरा प्रश्न है, 60 डिग्री का कोण है, उस आपतित किरण का अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। अपवर्तन कोण का मान वापस ज्ञात करना है, जो जल में जल कांच अंतरा पृष्ठ के अभिलंब से 45 डिग्री को कोण बनाती है चित्र सी से। यानी सेम क्वेश्चन है, अपवर्तन कोण ज्ञात करना है, लेकिन इस बार चित्र सी से आपको उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलो पहले हम बात करते हैं चित्र ए से। चित्र ए में देखिए आप, चित्र ए के अंदर हमें जो वैल्यू है वो अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, वायु से कहाँ जा रही है, देखो तीन से देखो, वायु से कांच, वायु से कांच में जा रही है, तो मतलब NGA, जी मतलब ग्लास, ए मतलब एयर, जैसे अपन लिखते हैं ना N21। ठीक है, तो पहला माध्यम 1 क्या है, हवा, मतलब ए। दूसरा माध्यम क्या है, कांच, ग्लास यानी जी, तो हमने लिख दिया NGA। N2/N1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। आई की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, आर की वैल्यू कितनी है 35 डिग्री। हमने इनकी वैल्यू पुट की यहाँ पर, ये आ गया। वैल्यू रखने के बाद क्या आ जाएगा आपका 1.51। थोड़ा सा आप भी ध्यान रखना, 1.50 से ऊपर ही आएगा, 1.51, 1.52, 1.53 इस तरीके के मान होते हैं। बट कोई नहीं, हम यहाँ पे इसको सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करने के बाद कितना आ रहा है 1.51। ठीक है, 1.5 से नीचे तो आना है मत किसी भी कंडीशन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है चित्र 20 से हम बात करते हैं NWA। अब देखो NWA मतलब हवा से जल में, तो ये वायु है पहला माध्यम। ठीक है, ए से लिखेंगे, जल को हम लिखेंगे वाटर, W से दूसरा माध्यम है। ठीक है, 60 डिग्री से 47 डिग्री में जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखो तो इसके अंदर क्या करना है आपको, साइन 60 डिग्री, साइन 47 डिग्री, सीधे से N2/N1 साइन आई अपॉन साइन आर। ये वैल्यू हमने रख दी और सॉल्व कर दीजिए। 1.32, जल वाले केस में भी 1.3 से आप नीचे मत जाना, क्योंकि 1.33 एक्चुअल तो वैसे होता है आदर्श के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया है। तीसरे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें कुछ करना होगा। क्या करना होगा, क्योंकि तीसरे क्वेश्चन के अंदर, दोबारा पढ़िए क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि उस आपतित किरण का अपवर्तन कोण ज्ञात करना है जिसकी कंडीशन ये दी हुई है आपको। तो फर्स्ट और सेकंड में तो कोई दिक्कत नहीं है, अब थर्ड की हम बात कर लेते हैं। चलो बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में देखो भाई, पहले कांच, पहले पानी, पानी से कांच, तो देखो कांच बटा पानी, दोनों का अपवर्तनांक 1.51, 1.32, यानी जो वैल्यू आपके आ चुकी हैं, और आंसर आ गया 1.144। ये क्या है, ये है हमारा GW। GW मतलब क्या होगा, GW का मतलब होगा पानी के सापेक्ष कांच का
अपवर्तनांक। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब सोल्व कर लीजिए इसको। अपवर्तनांक कौन निकालना है? ठीक है, साइन आई बट्टा साइन आर, साइन आई बट्टा साइन आर, और एन जी डब्ल्यू है। सोल्व कर दीजिए, इसको इधर लीजिए क्योंकि इसका मान तो हम निकाल चुके हैं 1.144। ये साइन क्या है? 45 है। साइन 45 डिग्री वैल्यू हम रख देंगे और नीचे 1.144 है, इसको हम सोल्व कर लेंगे। ये आ गया हमारा साइन आर का मान 0.6181 और ये आ गया लगभग अप्रोक्सीमेट कितना है? 38 डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं। स्नेल का नियम हमने इसमें काम में लिया है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल, अपनी किताब का एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, हमें पता है 24 घंटे लेती है। तो सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी को देखे जाने पर, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी को देखे जाने पर 1 डिग्री विस्थापित होने में कितना समय लगता है? ठीक है, कितना समय लगता है 1 डिग्री से विस्थापित होने में? चलो बात करते हैं। देखिए 360 डिग्री से विस्थापित होने में समय लगता है 24 घंटे। ठीक है, और 1 डिग्री से विस्थापित होने के लिए कितना समय लगेगा? भाग दो भाई, एक एक नियम वाली बात होगी कि 360 डिग्री के लिए हो गया 24 घंटे, 360 डिग्री 2 पाई रेडियन। ठीक है, पूरा एक चक्कर 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री के लिए हो गया 24 घंटे, तो 24 बटा 360, 24 का भाग 360 में देंगे, ये आ गया 1/15। ठीक है, 1/15 घंटे, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं बताओ? 60 मिनट होती हैं। सोल्व कर दीजिए, 4 मिनट और सेकंड 240 सेकंड हो जाएंगी। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इस वीडियो में अपवर्तन के टॉपिक को पूर्ण तरीके से सोल्व कर दिया है। लेकिन अब प्रश्न ये बनता है कि अपवर्तन में आपने कहा कि प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है, तो क्या ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि ये बिल्कुल ही इतना दूर हटे कि वापस उसी पृष्ठकारी पृष्ठ के समांतर हो जाए और वापस उसी पृष्ठ में आ जाए? तो क्या अपवर्तन वाली प्रकाश किरणों में परावर्तन संभव है? ठीक है, तो इसी बेस पर हम पढ़ेंगे अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।